मैंने अपने ड्रामों के थ्रू लोगों को कुरान पढ़ाया है। मेरा हर ड्रामा एक मैसेज के ऊपर लिखा जाता है। मुझे सबसे पहले मैसेज आता है, फिर कहानी बनती है, फिर करैक्टर बनते हैं। तो आप निकाल लीजिए, मेरे साथ कुरान शरीफ रख लीजिए और मेरा कोई ड्रामा उठाइए, मैं आपको बता दूंगा इसका ताल्लुक कौन सी आयत से, और वो मैं आपको पता नहीं चलने देता, लेकिन आपको पढ़ा जाता हूँ। अदाकार फैसल कुरैशी एहसानमंद थे। वो खलीलुर रहमान कमर को अपना मोहसिन समझते थे क्योंकि उन्होंने बूटा फ्रॉम तोबा टेक सिंह के ज़रिए उनकी ज़िंदगी बदल दी थी। शायद यही इज़्ज़त थी जिसकी वजह से खलीलुर रहमान कमर ने अक्सर फैसल कुरैशी के घर जाना शुरू कर दिया और एक तरह से उनके ख़ानदान के रुकन बन गए। मगर फिर एक ऐसा वाक़या हुआ कि फैसल कुरैशी ने अपनी बीवी रुजीना कुरैशी को तलाक दे दी और खलीलुर रहमान कमर ने उनसे दूसरी शादी कर ली, बल्कि आज उस खातून से उनके 2 बच्चे भी हैं। जिस तरह में आज खलीलुर रहमान कमर की दास्तान हयात में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक गरीब ख़ानदान का लड़का कैसे बैंक ऑफ पंजाब का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। वो बच्चा जिसने 12 साल की उम्र में वो शोहरा आफाक गाना लिखा जो आज पाकिस्तान की तारीख में यूट्यूब का सबसे वायरल गाना है। 13.5 साल की उम्र में खलीलुर रहमान कमर का वो इश्क जिस पर फिर उन्होंने सदके तुम्हारे ड्रामा लिखा। उनकी बैंक की नौकरी कैसे ख़त्म हुई, वो पाकिस्तान के सबसे महंगे ड्रामा राइटर और एक नाकाम फिल्म डायरेक्टर कैसे बने, उन्होंने कैसे मुतनाज़ा बयानात देकर अपने राइटिंग कैरियर का ख़ात्मा किया, और सबसे बढ़कर आखिरी उम्र में जिनसी घुटन उन्हें कैसे एक गिरोह के चुंगल में ले गई जिन्होंने इस बड़े लिखारी का बुढ़ापा ही ख़राब कर दिया। दुनिया में औरत पैदा नहीं हुई जो मेरा दिल दुखाए। इंतहाई लव, बेहुदा और अक्ल से मावरा इनके आर्गुमेंट्स। मुझे ऐसा गुनहगार आदमी फील करता है जैसे बख्शिश का कोई रास्ता निकला है। और मैं सबके और मेरी झूठी दोस्त आई सजा थी कैसी है तू? और मैं लानत भेजता हूँ उस बाप के ऊपर जिसने अपने बेटे को कभी थप्पड़ नहीं मारा। वो जो कहते हैं ना, मैंने अपने बेटे के मुंह पर कभी थप्पड़ नहीं मारा, तो साले तूने मारा नहीं, उसने खाया ही नहीं। इजाज़त मिल गई कि तुम 4 शादियाँ कर लो। बात को फॉलो ना किया जाए तो फिर एक जंक है जो प्रोस्टिट्यूट बनेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आप अंग्रेजी को धक्के दे के यहाँ से नहीं निकालेंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। If you start counting from his birth to death, list of so many wanted and unwanted duties he has been performing and are not being accounted for. कल तक मैं समझ रहा था कि ये एक बदतमीज किस्म के इंसान है, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि इन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हमें सबसे बेवकूफ़ औरत वो है जो ये तसव्वुर करती है कि मर्द ठीक हो जाएगा। कि जहनी कैफियत इस हद तक पहुंच चुकी है कि ये खुद परस्ती के एक शराब में मुब्तला है, शख्सियत परस्ती के अंदर दाखिल हो चुके हैं। लड़की को शर्म आनी चाहिए थी, वो इस जगह पर क्यों पहुंची? ये सजा मिली उसको किया कि उसकी? हमारे बहुत सारे बाप हैं जो भेष बदल कर मारवी सरमद बन चुके हैं। अगर औरत के राइट्स की बात है, कुर्राए अर्ज़ पर खलीलुर रहमान कमर से बड़ा फेमिनिस्ट कोई नहीं है। और अगर बेहयाई की बात है तो इंशाअल्लाह सफ़े अव्वल में मिलेगा खलीलुर रहमान कमर से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। ये नहीं तंग करते, औरतें तंग करते, हर वक्त पीछे पड़ी रहती हैं और कुछ ये भी दिल तंग है। भेड़िया औरतें होती हैं, खा गई माशरे के कोई नासूर की तरह। और ठरकी क्या है? जेंडर्स की अट्रैक्शन होती है, उसको ठरकी कहते हैं। बेहतर है कि इनका नफ्सियाती इलाज कराया जाए और इनको माशरे में आइसोलेशन वार्ड में रखा जाए, अलग थलग लोगों से। ये इंसानों में रहने के काबिल नहीं है। उस तरबियत ने मुझे सिखाया कि मैं अल्लाह से कैसे मांगूं कि अल्लाह तू मुझे ज़िल्लतों से बचाए रखना। लाहौर के इलाके शादबाग के गरीब घराने में 16 दिसंबर 1962 को ये बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम खलीलुर रहमान रखा गया। उनके वालिद अब्दुर रहमान कमर दिहाड़ीदार मजदूर थे और कभी कभी उन्हें ठेके पर कोई बड़ा काम भी मिल जाया करता था। शादबाग का ये छोटा सा घर था जिसके 2 छोटे कमरों में 2 भाई और उनकी फैमिली रहा करती थी। बच्चे ज़्यादा थे तो ये ऐसे ही था जैसे किसी स्टोर में ज़िंदगी गुजर रही थी, और जब कोई बच्चा करवट लेता तो वो ज़मीन पर गिर जाया करता था। शादबाग के इलाके में खलीलुर रहमान कमर का बचपन गुजरा जहाँ पर अपने तेज़ गुस्से की वजह से वो मशहूर हुआ करते थे।
वहाँ के मशहूर जीला चनेवाला से भी अक्सर उनकी लड़ाई होती थी, मगर खलीलुर रहमान कमर ने एक बार 100 बच्चों के कातिल जावेद इकबाल को इतनी फैंटी लगाई थी कि वो लहूलुहान हो गया था। यहीं पर खलीलुर रहमान कमर ने गवर्नमेंट स्कूल शादबाग में दाखिला लिया। वो लायक तालिब इल्म थे, लेकिन उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था और वो अक्सर बंक मारा करते थे क्योंकि उनका शौक़ तो लिखने का था। खलीलुर रहमान कमर अपने बचपन का ये वाक़या सुनाते हैं कि एक रोज़ उनके वालिद अब्दुर्रहमान घर में मिठाई लेकर आए कि उनको जनाब आग के जंगलों को रंग करने का ठेका मिला है, जिसके उन्हें 5,40,000 रुपये मिलेंगे। खलीलुर रहमान कमर ने सवाल किया कि इसमें से बचत कितनी होगी, तो उनके वालिद ने जवाब दिया कि कोई 60-70 हज़ार, लेकिन अगर लेबर हमारी हो तो 2 से 2.5 लाख भी बच सकते हैं। खलीलुर रहमान और उनके छोटे भाई ने अपनी खिदमात पेश की। उनके 8 साला छोटे भाई ने रंग की बाल्टी पकड़ी और खलीलुर रहमान ने पूरे जनाब बाग के जंगलों को रंग किया। खलीलुर रहमान एक पैदाइशी लिखारी हैं। उन्हें कभी भी दरसी किताबों से दिलचस्पी नहीं रही थी। उन्होंने 11 साल की उम्र में पहली बार बाकायदा पब्लिश हुए और उनके बकौल उनको सैकड़ों की तादाद में खतूत आया करते थे और उनके कज़न और वो साथ बैठकर इन खतूत को पढ़ा करते थे और फिर जो भी ख़त उनको पसंद आता खलीलुर रहमान कमर उसे जवाब दिया करते थे। राहत फ़तेह अली ख़ान का मशहूर गाना जो आज की तारीख़ तक यूट्यूब पर किसी भी पाकिस्तानी सिंगर का सबसे बड़ा हिट है, यानी तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, इसके इब्तदाई शेर खलीलुर रहमान कमर ने 12 साल की उम्र में लिखे थे, मगर उनका लिखने का शौक़ उनके वालिद अब्दुर्रहमान से छुपकर जारी रहता था, क्योंकि उनके वालिद को लगता था कि कोई भी लिखारी इतना नहीं कमा सकता कि ख़ानदान को गुर्बत की ज़िंदगी से निकाल सके। गरीब घरों में होनहार बच्चों पर यह फ़र्ज़ हो जाता है कि वो ख़ानदान के हालात बदलें, और इसी वजह से खलीलुर रहमान कमर की राइटिंग भी मुतासिर हो रही थी। इस बात में कोई शक नहीं कि खलीलुर रहमान पैदाइशी आर्टिस्ट हैं, तो शायद उन पर मोहब्बत की पहली फुहार इस शिद्दत से पड़ी कि वो कभी इससे निकल ही ना सके। ये सारे वाक़यात वो तफसील से अपने ड्रामे सदके तुम्हारे में बता चुके हैं। उनकी उम्र उस वक्त कोई 17 साल थी जब उन्हें पहली मोहब्बत हुई। ये उनके ननिहाल डस्का का वाक़या है और अफसोस कि ये मोहब्बत नाकाम रही और फिर खलीलुर रहमान कमर ने यह फ़ैसला कर लिया कि वो अपने वालिद का ख्वाब पूरा करेंगे। खलीलुर रहमान कमर ने मैट्रिक क्लियर किया और FA में दाखिला लिया, तो उनके बकौल उन्होंने अपनी सारी शायरी और नसर को आग लगा दी। मगर फिर वो अपने एक और इंटरव्यू में बताते हैं कि जब 2012 में वो राहत फ़तेह अली के लिए गाना लिख रहे थे तो उन्होंने पुराने कागज़ात में से शायरी निकाल कर इस गाने को मुकम्मल किया था। खैर जो भी हो, खलीलुर रहमान कमर ने BA और MBA में टॉप किया और नेशनल बैंक में उनकी पहली नौकरी हो गई, यानी ख़ानदान की गुर्बत का ख़ात्मा होने का वक्त आ चुका था। बैंक की नौकरी हुई तो खलीलुर रहमान की शादी का सोचा गया। खलीलुर रहमान मोहब्बत में धोखा खा चुके थे और जब उन्हें मालूम हुआ कि उनकी वालिदा की तरफ से घर में शादी की बात हो रही है, तो खलीलुर रहमान कमर ने आखिरकार इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। खलीलुर रहमान कमर की लव स्टोरी पूरे ख़ानदान में मशहूर थी और उनकी होने वाली बीवी रूबी को भी ये सारी कहानी मालूम थी, जो सारी उम्र दोनों मियाँ बीवी के दरमियान एक चुपता हुआ टॉपिक रही। खैर खलीलुर रहमान के ननिहाल के गांव जो डस्का से कुछ मील दूर था, वहाँ जाम के चीमा गांव में रूबी नाज से 1985 में खलीलुर रहमान कमर की शादी हो गई। उनके घर एक बेटा दुराब जो आबी खान के नाम से मशहूर है, जबकि एक बेटी नौशाबा खलील पैदा हुई, जबकि उनकी एक बेटी अफसोसनाक वाक़या में फ़कत 2.5 साल की उम्र में वफ़ात पा गई थी। और ये वाक़या आज भी खलीलुर रहमान कमर को रुला देता है। हुआ कुछ यूँ कि खलीलुर रहमान कमर उस वक्त बैंक की नौकरी करते थे और वो मोटरसाइकिल पर दफ्तर जाया करते थे। उन्होंने एक बोतल में पेट्रोल डालकर घर में रखा हुआ था कि अगर कभी बुरे वक्तों में बाइक का पेट्रोल ना हो तो वो उसे इस्तेमाल कर सके, मगर गलती से ये पेट्रोल उनकी 2.5 साला बेटी ने पी लिया और इस हादसे में उसकी जान चली गई। बैंक की नौकरी के दौरान ये वो वक्त था जब खलीलुर रहमान कमर का लिखने लिखाने से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो हर वक्त अंग्रेज़ी बोला करते थे। उनके बकौल उन्होंने 1982 से 1986 तक, यानी बैंक की नौकरी जाने तक सिर्फ अंग्रेज़ी में बात की थी, और वो तो ठेले वाले से भी अंग्रेज़ी में बात किया करते थे।
खलीलुर रहमान कमर बैंक ऑफ पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे तक पहुंचे और फर्स्ट पंजाब मुदारबा का चीफ एग्जीक्यूटिव भी बने, मगर फिर उनका ख़ानदान एक बार फिर गुर्बत का शिकार होने वाला था। मगर अब ये वक्त बहुत थोड़ा था और अच्छे वक्त की नवीद था। यही वो वक्त था जब खलीलुर रहमान कमर का शोबिज़ का शौक़ दोबारा सर उठाने लगा। 1994 में उन्होंने पीटीवी के लिए अपना पहला ड्रामा दस्तक और दरवाज़ा लिखा, जिसे सलमान शाहिद ने डायरेक्ट किया। ये ड्रामा 1995 में पीटीवी से नशर हुआ। खलीलुर रहमान कमर ने इस ड्रामे में एक छोटा सा किरदार भी अदा किया। ये एक स्टार कास्ट ड्रामा था जिसमें उस वक्त नुमान एजाज, सलीम शेख, उस्मान पीरज़ादा, महमूद असलम, सवेरा नदीम और दीगर बड़े अदाकारों ने काम किया। इस ड्रामे से खलीलुर रहमान कमर को ये मालूम हो गया कि वो अच्छे लिखारी बन सकते हैं और फिर उस्मान पीरज़ादा से उनकी दोस्ती हुई और यहीं से उनकी बैंक की नौकरी के ख़ात्मे का आगाज़ हो गया। खलीलुर रहमान कमर और उस्मान पीरज़ादा ने मिलकर ये ख्वाब देखा कि वो पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में जान डाल देंगे और एक शानदार फिल्म बनाएंगे। उस्मान पीरज़ादा इससे कबल 1986 में नज़दीकियाँ और 1990 में गोरी दियाँ झांझरा बना चुके थे। ये दोनों फिल्में कुछ ज़्यादा ना चल सकीं और उस्मान पीरज़ादा का डायरेक्टरी का कैरियर आगे नहीं चल पाया जब उनकी मुलाकात बैंक ऑफ पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट से हुई। मंसूबा बना एक फ़िल्म बनाई जाएगी, मगर उसके लिए पैसों की कमी थी। तो खलीलुर रहमान कमर ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क उठाने का फ़ैसला किया, यानी जिस बैंक में वो नौकरी करते थे वहीं से कर्ज़ा लेकर फ़िल्म को फाइनेंस करने का फ़ैसला। उन्होंने बैंक ऑफ पंजाब से बड़ा कर्जा लिया। कवायदो ज़वाबित इसकी इजाज़त नहीं देते थे, मगर उनका बैंक के प्रेसिडेंट से अच्छा ताल्लुक़ था तो उन्हें ये कर्जा मिल गया और शायद इसीलिए उन्होंने अपनी पहली फ़िल्म का नाम भी कर्ज रखा। मगर कुछ तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर खलीलुर रहमान बैंक का कर्जा वक्त पर वापस नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें मुतालिका डिपार्टमेंट ने बुला लिया। उनसे पूछा गया तो खलीलुर रहमान कमर ने बताया कि उन्हें मज़ीद रकम की ज़रूरत है, बैंक के पैसे फंसे थे और उनकी मजबूरी थी कि वो खलीलुर रहमान कमर पर यकीन रखते तो कर्जे की रकम एक्सटेंड कर दी गई। 1996 में खलीलुर रहमान कमर ने बैंक की नौकरी छोड़ दी और अपना सारा फोकस फिल्म पर कर दिया। उनके बकौल जब उनके घर वालों को मालूम हुआ कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी है तो वो ऐसे रोए जैसे खलीलुर रहमान मर गए हैं। फिल्म में जावेद शेख, बाबर अली, निरमा, लैला, इरम ताहिर, गुलाम मुहियुद्दीन जैसे बड़े अदाकार शामिल थे और खलीलुर रहमान कमर फिल्म साज, राइटर और नगमा निगार के तौर पर इस फिल्म में खिदमात सरअंजाम दी। ये फिल्म 1997 में रिलीज़ हुई, फ्लॉप ना हुई मगर इतनी ही कामयाब हो सकी कि इससे खलीलुर रहमान कमर बैंक के पैसे अदा कर सके। मगर अब उनकी हालत ये हो चुकी थी कि उनके ख़ानदान पर गुर्बत के साए मंडलाने लगे। खलीलुर रहमान का ज़्यादा वक्त एवरन्यू स्टूडियो में गुजरने लगा। वो फिल्म प्रोड्यूसर और राइटर बन चुके थे तो उनका प्रोटोकॉल अच्छा होता था, मगर उनके पास कोई काम नहीं था। डायरेक्टर दिलावर मलिक भी ड्रामों में असिस्टेंट की जिम्मेदारी निभा रहे थे और इन दोनों का ज़्यादा वक्त साथ गुजरा करता था। उस्मान पीरज़ादा से फिल्म के बाद खलीलुर रहमान कमर का ताल्लुक़ कुछ इतना अच्छा नहीं था और हालत ये थी कि खलीलुर रहमान कमर के लिए घर का निज़ाम चलाना मुश्किल हो गया और एक बार तो ऐसी नौबत भी आई कि उनके बकौल उनके बच्चे 2 दिन से ज़्यादा भूखे रहे थे। मगर फिर दिलावर मलिक और खलीलुर रहमान की मेहनत और लगन का सिला मिलने का वक्त आ गया। उन्हें 1999 में पीटीवी का ड्रामा बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह मिला। खलीलुर रहमान कमर ने इसका स्क्रिप्ट लिखा और इसमें अदाकारी भी की। यह ड्रामा पाकिस्तानी तारीख का सुपर हिट तरीन ड्रामा बना और इस ड्रामे से पाकिस्तान को एक और सुपरस्टार और खलीलुर रहमान को बेहतरीन दोस्त मिला जिसका नाम है फैसल कुरैशी। इस ड्रामे के बाद खलीलुर रहमान कमर और फैसल कुरैशी ने कभी मुड़कर ना देखा, मगर इन दोनों की दोस्ती ज़्यादा अरसे कायम ना रह सकी। ये दोस्ती कैसे ख़त्म हुई? अगर आपको इस कहानी में इमरान खान, खावर मनेका और बुशरा बीबी का टच नज़र आए तो आप गलत नहीं होंगे। फैसल कुरैशी खलीलुर रहमान को अपना मोहसिन समझते थे। इन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती थी कि खलीलुर रहमान फैसल कुरैशी के घर के मेंबर की तरह हो गए थे। मगर फिर ऐसा वाक़या हुआ जिसे आज भी शोबिस की तारीख का शर्मनाक वाक़या कहा जाता है। इसकी तफसील में जाए बगैर नतीजा कुछ यूँ निकला कि फैसल कुरैशी ने अपनी बीवी रोज़ीना कुरैशी को तलाक दे दी और खलीलुर रहमान कमर को उनसे दूसरी शादी करनी पड़ी।
फैसल कुरैशी और रुजीना की एक बेटी हानिश कुरैशी है, जबकि खलीलुर रहमान और रुजीना के 2 बच्चे पैदा हुए। एक लड़का सुरखाब कुरैशी है जो टिकटॉक पर वीडियोस बनाता है, जबकि एक बेटी है। हानिश कुरैशी भी उन्हीं के साथ रहा करती थी, मगर 2021 में उनकी शादी हुई तो खलीलुर रहमान कमर ने खुद उन्हें वालिद की तरह रुखसत किया और इख्तलाफात की वजह से अदाकार फैसल कुरैशी अपनी बेटी की रुखसती में भी नहीं आए थे। इस बात में कोई शक नहीं कि खलीलुर रहमान पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा राइटर्स में शामिल होते हैं। अपने 1995 में लिखे पहले ड्रामे में भी उनकी तहरीर बहुत पुख्ता थी। उन्होंने प्यारे अफजल, सदके तुम्हारे, ज़रा याद कर और मेरे पास तुम हो समेत कई शानदार स्क्रिप्ट लिखे, मगर अफसोस के साथ वो अपना मंजन बेचने के लिए मजहबी मंजन बेचने में कभी आर महसूस नहीं करते। सहाफ़त और शोबेज़ में हर किसी को मालूम है कि खलीलुर रहमान कमर कितने मजहबी, पारसा और मुत्तकी हैं, मगर वो इस्लामी टच का बेदरीग इस्तेमाल करते हैं। वो अवाम के सामने हमेशा ये बताते हैं कि वो अल्लाह ताला के मुंशी हैं और ये ड्रामे और गाने दरअसल उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से अता किए जाते हैं, और शर्मनाक तौर पर मजहबी लोग अल्लाह का नाम सुनते ही उनकी तारीफ़ें करने लगते हैं, उनके बयान सुनते हुए वाह वाह करते हैं और कभी ये सोचने या सवाल करने की जुर्रत तक नहीं करते कि ये जो डायलॉग्स अक्सर उनके ड्रामों में होते हैं, क्या ये भी उन्हें अल्लाह की तरफ से अता किए जाते हैं? क्या जिन आइटम नंबर्स की शायरी वो लिखते हैं, क्या 2 टकी की लड़की जैसे डायलॉग्स की भी उन्हें आमद होती है? वो जिस तरह दे दे, जब वो ज़रा सा खफा कर लेता हूँ, उसको लेट कर देता हूँ, फिर राज़ी करता हूँ माफ़ी शाफ़ी मांग के कि तेरी मेहरबानी, बस राज़ी हो जा। वो राज़ी हो जाता है। अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, लगता उस दिन पता चल जाता है कि गलती भारी हो गई, फ़ौरन उठ के नमाज़ पढ़ता हूँ और वो माफ़ कर देता है। बल्कि मैंने कलमा पढ़ के कहा मैं राइटर नहीं हूँ, मैं मुंशी हूँ उसका। वो मुझे देता है, मैं लिख देता हूँ, अब उसके दिए हुए की हिफाजत ज़रूर करता हूँ मैं। तो आपकी ज़रूरत है, करके देख ले, फिर अपना अंजाम भी देख लेंगे आप। मगर खलीलुर रहमान कमर का ये मजहबी मंजन बहुत शानदार बिक रहा था। वो बताते थे कि उनकी आमद गालिब और इकबाल से ज़्यादा जदीद है, क्योंकि उन्हें जो आमद होती है उसमें उन्हें कोई तरमीम नहीं करनी पड़ती और उन पर अल्लाह का कुछ ऐसा ख़ास करम है कि उन्हें पूरे पूरे जुमले अता होते हैं। और यही वजह है कि वो उससे गुनाह अजीम समझते हैं कि अल्लाह की तरफ से आने वाले डायलॉग्स अगर कोई भी अदाकार या डायरेक्टर बदले या उनमें तब्दीली करने की कोशिश करे तो वो उसकी कभी इजाज़त नहीं देते। खलीलुर रहमान तो अक्सर इस कदर हद से बढ़ जाते कि वो कहा करते कि कुरान एक तरफ रखे और उनके ड्रामों का स्क्रिप्ट एक तरफ रखे। वो बताएंगे कि उन्होंने कौन सी आयत में से इस ड्रामे का मरकज़ी ख्याल लिया है। मगर फिर जब 2019 में खलीलुर रहमान कमर ने अपने बेटे आबी खान को बतौर अदाकार लॉन्च करने के लिए बतौर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर के फिल्म काफ कंगना बनाई, तो ये इतनी बेहुदा, फजूल और फ्लॉ फिल्म थी कि खलीलुर रहमान का सारा मजहबी मंजन का राज खुल गया, क्योंकि सब ने यही सोचना शुरू कर दिया कि अगर उन्हें जुमले और स्क्रिप्ट अल्लाह की तरफ से आते हैं तो वो फिल्म जिसमें उनके बेटे ने अदाकारी का आगाज़ करना था, तो क्यों ये फिल्म इतनी फीकी थी कि इस बेचारे का फिल्मी कैरियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। मगर एक तरफ खलीलुर रहमान की फिल्म फ्लॉप हुई तो दूसरी तरफ उनका लिखा हुआ ड्रामा मेरे पास तुम हो पाकिस्तान में कामयाबी के रिकॉर्ड कायम कर रहा था। अब मालूम नहीं कि खलीलुर रहमान कमर अपनी फिल्म के फ्लॉप होने पर दुखी थे, अपने बेटे का कैरियर तबाह करने पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, या कोई और वजह कि उन्होंने मजहबी मंजन का मसाला थोड़ा सा तेज़ कर दिया। मगर वो इतना तेज़ हो गया कि उनसे ऐसे जुमले सरजद हो गए कि बतौर ड्रामा राइटर उन्होंने ख़ुद अपना शानदार कैरियर और इज़्ज़त का कबाड़ा कर लिया। काफ कंगना में अदाकारी और पैसे डूबने की वजह से उनके अक्सर दोस्त उनसे नाराज़ हो चुके थे, मगर ये मार्च 2020 की बात है जब खलीलुर रहमान कमर ने एक टीवी शो के दौरान सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मारवी सरमत को मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा लगाने पर गालियाँ निकालनी शुरू कर दी और उनसे बदजुबानी की। पाकिस्तानी अवाम 2 हिस्सों में तकसीम हो गई और एक तबके ने खलीलुर रहमान कमर को एक लिबरल खातून की बेइज्जती करने पर बहुत सराहा और खलीलुर रहमान कमर को ऐसा महसूस करने लगा जैसे वो अमेरिका से वर्ल्ड कप जीत कर आए हों। जहाँ एक तरफ उनके गुब्बारे में हवा भरी जा रही थी तो दूसरी तरफ ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने उनकी बदजुबानी की मजम्मत की। अदाकारा माहिरा खान ने एक ट्वीट में लिखा, मैं ये सुनकर और देखकर हैरान रह गई हूँ
ये शख्स जो टीवी पर एक खातून को बदसलूकी का निशाना बना रहा है, इसे प्रोजेक्ट्स पर प्रोजेक्ट्स क्यों दिए जा रहे हैं। उनकी इस ट्वीट पर खलीलुर रहमान कमर को माहिरा खान पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इसका जवाब इन अल्फाज में दिया कि ज़िंदगी भर इस बात का गम रहेगा कि उनकी ज़िंदगी पर मबनी कहानी की सीरियल में ये हीरोइन थी। अगले साल तक उनका गुस्सा भी कम ना हुआ जब माहिरा खान ने ड्रामे सदके तुम्हारे का एक क्लिप अपने सोशल मीडिया पर लगाया तो खलीलुर रहमान कमर ने ट्विटर पर लिखा, मैं हमेशा खुद को कोसता रहूँगा कि मैंने सदके तुम्हारे के मुक़द्दस किरदार के लिए उन्हें कास्ट किया। खलीलुर रहमान कमर अपने मखसूस अंदाज में सिगरेट पीते हुए अक्सर सोशल मीडिया पर आने लगे। उन्हें लिबरल तबके के खिलाफ दशनाम तराजी की वजह से तकरीबात में बुलाया जाने लगा। उनके इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे और फिर उन्होंने मुख्तलिफ मौक़े पर इन ज़र्री ख्यालात का इजहार किया। सबा कमर को मेरा नहीं ख्याल मैं उसके साथ काम करूँगा। वो जिस तरह के बेहुदा कपड़े पहनती है। क्या खलीलुर रहमान कमर ने किसी से नफरत की है? कौन है वो खुशनसीब? वो इस काबिल ही नहीं है वो आदमी। वो वक्त साबित कर देगा कि मैं किसी से नफरत नहीं करता। मैं नफरत करने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं माशाल्लाह सीने पे हाथ रख के कहता हूँ मुझे नफरत है उस शख्स से। कोई घटिया रोल था, मतलब घटिया आदमी का, और वो उसमें उसको नेचुरल परफॉर्मेंस करना थी। मगर ये रवैया खलीलुर रहमान कमर को बहुत महंगा पड़ा। जियो ने उनके साथ साल में 4 ड्रामों का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था जो कैंसिल कर दिया गया। उनके पास ड्रामों की जितनी ऑफर्स भी थीं अक्सर वापस ले ली गई और 2020 के बाद अब तक उनका मंदा चल रहा है और उनके प्रोजेक्ट्स की तादाद भी बहुत कम रही। अब मालूम नहीं यही वजह थी या कुछ और के खलीलुर रहमान कमर जिनसी घुटन का शिकार हो गए और जब एक गिरोह ने उन्हें लूटने के लिए टारगेट किया तो वो इतनी आसानी से ट्रैप में आ गए कि सब हैरान रह गए। ये 2 लड़कियों और कई मर्दों पर मुश्तमिल गिरोह था जिसने खलीलुर रहमान कमर को टारगेट किया। इस गिरोह की रुकन आमना अरूज ने शायद खलीलुर रहमान का वो इंटरव्यू देख रखा था जिसमें वो औरतों और मर्दों की बराबरी के इशू पर कह रहे थे कि मैं औरतों को तब मर्दों के बराबर समझूंगा जब वो मर्दों को अगवा करेंगी। 5 लड़कियों ने मिलकर एक मर्द अगवा कर लिया, तो ये करो ना, जब बराबरी करनी है तो करके दिखाओ। आए कोई बस लूटे, कोई मर्द ले जाए उठा के उसके साथ, जब पता चले बराबरी होती क्या है। भाई कौन सी बराबरी मांग रही हो? आमना अरूज के पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक वक़ूए से 15 रोज़ पहले उनकी खलीलुर रहमान से फ़ोन पर बात शुरू हुई। उन्होंने खलीलुर रहमान कमर को बताया कि वो ड्रामा बनाना चाहती हैं, इंग्लैंड से आई हैं और इस हवाले से उनसे मिलना चाहती हैं। दोनों में गुफ्तगू शुरू हुई, प्यार मोहब्बत की बातें हुई और फिर खलीलुर रहमान कमर उस वक्त पागल हो गए जब आमना अरूज ने उन्हें अपनी कुछ तस्वीर भेजी और उनका दिमाग इस कदर माऊफ हो गया कि वो अपनी उम्र, रुतबा और सिक्योरिटी को भाड़ में भेजते हुए गैर औरत से मिलने रात के 3 बजे घर से निकल पड़े। रायवंड के करीब एक बॉय सोसाइटी से बहरिया टाउन का रास्ता कम से कम 1 घंटे का था तो खलीलुर रहमान इस अकेली खातून से मिलने पहुंचे और फिर उनके साथ वो हादसा हो गया जिसकी तफसील आपको पहले से ही मालूम हो चुकी है। खलीलुर रहमान ने अपनी FIR में बताया कि उनकी इस लड़की से एक ही बार फ़ोन पर बात हुई, मगर पुलिस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खलीलुर रहमान ने मीडिया को बताया कि उनकी इस लड़की से 15 रोज़ से गुफ्तगू हो रही थी और लड़की के बयान ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। इस सारे मामले पर तो अभी कई रोज़ तक इंकशाफात होते रहेंगे। सवाल सिर्फ ये है कि हम कब तक शख्सियतों के बुत बनाकर लोगों के कौलो फेल के तजाद को नज़रअंदाज करते रहेंगे और कब तक बेवकूफ़ बनते रहेंगे। आपको स्क्रीन पर एक लिंक नज़र आ रहा है। अगर आपको जस्तजू की वीडियो पसंद आई है और आप हमारी कोई दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।